इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने नेस्टेड राउट्स के अंदर एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो एरर हैंडलिंग लगाई है वो ब्लॉग आईडी पेज के लिए लगाई है। लेकिन ऐसे ही अगर हमारे पास बहुत सारे नेस्टेड राउट हैं, मान लो ब्लॉग आईडी के अंदर कुछ कमेंट है या फिर रिव्यूज़ का पेज है, हो सकता है ना, एक ब्लॉग के अंदर कमेंट्स हो सकते हैं, रिव्यूज़ हो सकते हैं, उनका एक इंडिविजुअल पेज हो सकता है। तो अब उन सब के लिए अगर हमें एरर क्रिएट करना है तो हम कर सकते हैं, हर एक पेज के लिए इंडिविजुअल एरर। लेकिन हम अगर चाहें तो हम मल्टीपल राउट्स के एरर को इकट्ठा ही हैंडल कर सकते हैं। कैसे? अपनी एरर डॉट जेएस फाइल को पेरेंट राउट के अंदर मूव करके। जैसे अगर हम अपने इस एरर फाइल को ब्लॉग्स फोल्डर के अंदर मूव कर दें, अभी हमने ब्लॉग्स फोल्डर के अंदर इस फाइल को मूव कर दिया है, तो इससे क्या होगा, ये जो एरर फाइल है वो ब्लॉग्स पेज का एरर तो हैंडल करेगी ही, ब्लॉग आईडी का भी एरर हैंडल कर लेगी। ये जो एरर होती है वो बबल करती है। अगर चाइल्ड चाइल्ड पेज के अंदर, चाइल्ड राउट के अंदर अगर कोई भी एरर आई है तो वो पेरेंट कंपोनेंट तक जाएगी, देखेगी, पेरेंट कंपोनेंट नहीं, पेरेंट राउट के अंदर जाएगी और देखेगी कि क्या वहाँ पर कोई एरर बाउंड्री है, तो उधर वो हैंडल हो जाएगी। ऐसे कितने भी नेस्टेड लेवल पर डीप राउट्स हों, वहाँ पर अगर एरर आती है और हमारे पेरेंट राउट के अंदर कोई भी एरर डॉट जेएस फाइल है, तो वो फाइल एरर को हैंडल कर लेगी। अभी अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं तो ये फाइल वापस से ब्लॉग आईडी पेज के अंदर चली आई है। और ब्लॉग आईडी पेज के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एरर थ्रो कर रहे हैं ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लॉग आईडी पेज के ऊपर अब कभी भी एरर नहीं आएगी। एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, हम कितनी भी बार, 10 बार, 20 बार, चाहे जितनी बार रिफ्रेश करेंगे, एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो एरर थ्रो करने का लॉजिक है उसको कमेंट आउट कर दिया। तो हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर एरर थ्रो करते हैं। यही कोड हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी क्या, हम कट कर लेते हैं, चलो, या फिर यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं और कॉपी करके इधर आके हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो अब इस पेज के ऊपर एरर आएगी, हमारे ब्लॉग्स पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर एरर आएगी। तो देखो अभी हम ब्लॉग 2 पेज के ऊपर हैं, यानी कि यहाँ पर कभी भी एरर नहीं आएगी, हमारे इंडिविजुअल ब्लॉग का कोड है। एक बार हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर अब 50-50% का चांस है कि अगर ये वैल्यू 0.5 से बड़ी होगी तो यहाँ पर एरर आएगा और ये हैंडल हो जाएगा, मतलब हैंडल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एरर हैंडल नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो एरर डॉट जेएस फाइल है ये हमने चाइल्ड फोल्डर के अंदर रखी है और ये केवल चाइल्ड फोल्डर का ही, चाइल्ड राउट का ही ये एरर हैंडल करेगा। हम इसको अगर यहाँ पर मूव कर देंगे तो अब ये पेरेंट का भी हैंडल करेगा और चाइल्ड का भी हैंडल करेगा। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और ये देखो, ये एरर आई हमारे पेरेंट फोल्डर के अंदर, इसने हैंडल कर लिया। ट्राई अगेन का यहाँ पे बटन आ रहा है, चाहे तो ट्राई अगेन करके रिकवर कर सकते हैं। देखो रिकवर हो गया हमारा ये ब्लॉग्स वाला राउट जो कि पेरेंट राउट है। अभी हम यही एरर यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं और चाइल्ड के अंदर थ्रो करवाते हैं। तो अब यही वाली एरर वाली फाइल जो हमारी एरर जेस फाइल है, ये चाइल्ड वाले किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे, देखो इसको भी हैंडल कर रही है। यहाँ पर अगर एरर आया तो हैंडल करेगी, जैसे रिफ्रेश किया हमने, एरर नहीं आया तो हैंडल करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अभी कोई एरर नहीं है तो सही चल रहा है। अगर एरर आया तो हमारी एरर जेस फाइल जो है वो एरर को हैंडल कर लेगी। सही है, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली एरर फाइल को पेरेंट राउट के अंदर मूव करके हम नेस्टेड राउट्स के, कितने भी नेस्टेड राउट्स हों, उनके एरर को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है कि इस एरर फाइल को चाहे अंदर रखें चाहे बाहर रखें कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मान लो कि हम अपने ब्लॉग आईडी पेज के अंदर लेआउट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लेआउट डॉट जेएस ये फाइल क्रिएट करके हम लेआउट अपने, मान लो अभी तो इसके अंदर कोई भी और नेस्टेड पेजेस नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसके अंदर मान लो कमेंट का पेज होगा, एक रिव्यू का पेज होगा, हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसके लिए हम एक लेआउट, सभी पेजेस के लिए कॉमन लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा है ये चीज़ कि हम कॉमन लेआउट्स किसी भी नेस्टेड राउट के लिए, किसी भी राउट ग्रुप के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं लेआउट नाम का, इसका नाम हम ब्लॉग लेआउट बोल सकते हैं। ब्लॉग लेआउट नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं।
और फिर इसके अंदर हमें यहाँ पे एज अ प्रॉप चिल्ड्रन रिसीव होता है, चिल्ड्रन, यहाँ पर एज अ प्रॉप चिल्ड्रन रिसीव होगा। और इसके अंदर हमें जो भी चीज़ रेंडर करना है, मतलब चिल्ड्रन तो रेंडर ही कर देंगे, और जो भी कॉमन लेआउट में रेंडर करना है, मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज ए ब्लॉग आईडी पेज। ठीक है, ये एक ब्लॉग आईडी का पेज है। तो अभी अगर मैं इस एरर फाइल को ब्लॉग आईडी पेज के अंदर डाल देता हूँ, मैंने क्या किया है, ब्लॉग आईडी पेज के अंदर इस एरर फाइल को डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ये क्या है, मतलब रिफ्रेश कर दिया हमने, वो चली गई एरर, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब रिएक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा था उसका एरर था। तो अभी यहाँ पर दिस इज ए ब्लॉग आईडी पेज ये दिख रहा है। ठीक है, और हमारा ये पेज का पूरा कंटेंट दिख रहा है। पेज का कंटेंट कहाँ से आ रहा है, पेज का कंटेंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, पेज का कंटेंट इधर से आएगा और यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह पे रेंडर हो जाएगा, उसके ऊपर दिस इज ए ब्लॉग आईडी पेज। अब इस फोल्डर के अंदर और भी कितने भी पेजेस होते, उन सब के लिए ये लेआउट वाला ये जो पैराग्राफ टैग है ये रेंडर होके आता। अगर नेस्टेड पेजेस भी होते तब भी ये रेंडर होता, क्योंकि ये कॉमन लेआउट है। ठीक है, अभी हम वेट करते हैं एरर आने का। एरर अभी नहीं आई है, ये एरर आ गई। अब यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो एरर है, ये एरर आई है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, लेकिन यहाँ पर दिस इज ए ब्लॉग आईडी पेज, ये लेआउट के कोड को इसने रिप्लेस नहीं किया है, लेआउट का कोड एज इट इज इंटैक्ट है, लेआउट का कोड यहाँ से हटा नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर error.js फाइल को ब्लॉग्स फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, तो आप देखना ये जो लेआउट का कोड है ये भी रिप्लेस हो जाएगा। अभी हम वेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखो वेट करते हैं, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, लेआउट का कोड यहाँ से गायब हो चुका है। ये क्यों हुआ, ये कंपोनेंट हायरार्की के कारण हुआ है। यहाँ पर अगर हम आएंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो देखो यहाँ पर सबसे अंदर होता है पेज, उसके बाद एरर बाउंड्री, उसके ऊपर होता है लेआउट। ठीक है, तो पेज के अंदर जो भी एरर आएगा, पेज के अंदर जो भी एरर आएगा वो एरर बाउंड्री कैच करेगा, यहाँ पर एरर बाउंड्री कैच कर लेगा और इसके अंदर एरर का कोड दिखने लगेगा, जो हमने एरर कंपोनेंट बनाया है उसका कोड यहाँ पर दिखने लगेगा। और लेआउट के अंदर जो भी रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे H1 दिया है, जो भी दिया है वो चीज़ दिखता रहता है। ठीक है, मैं इसको अंदर मूव कर देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर आके एरर का वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर आई है और दिस इज ए ब्लॉग आईडी पेज यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये क्यों होता है, ये चीज़ आपको समझना है। सबसे अंदर हमारा पेज होता है, पेज का कोड, ये पेज वाला कोड, फिर उसके बाद एरर बाउंड्री का कोड होता है। ठीक है, तो पेज में जब भी एरर आएगी तो रिप्लेस होके एरर बाउंड्री का कोड दिखेगा, और एरर बाउंड्री का कोड लेआउट रैप करके रखता है, ये उसके बाद लेआउट होता है हमारा, उसके बाद हमारा लेआउट आएगा। तो इसीलिए लेआउट जो है वो एरर से बड़ा है। सेम डायरेक्टरी के अंदर, सेम डायरेक्टरी के अंदर अगर हम एरर को, लेआउट को और पेज को रखते हैं तो सबसे छोटा रहेगा, सबसे अंदर रहेगा पेज, उसके बाद रहेगा एरर, उसके बाद रहेगा लेआउट। यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को देखना है। ये यहाँ पे एरर, पेज, लेआउट जेस, सबसे ऊपर लेआउट हो जाएगा, फिर एरर हो जाएगा, फिर पेज हो जाएगा। ठीक है, सबसे अंदर। अब अगर हम उस एरर को, ये एरर जो है इसको हम पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर डाल दें, तो अब ये एरर इस लेआउट से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पेरेंट डायरेक्टरी के ऊपर आ गया है। तो आपको यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिख रहा है, ये एरर बाउंड्री इस लेआउट के बाहर गई है। ये अब ये एरर बाउंड्री ये फाइल हो गई है, हमने यहाँ से इस फाइल को हटा के यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हालांकि दो फाइल्स हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल बना है यहाँ पे दो फाइल्स हैं, लेकिन हमने अपने केस में क्या किया है, इस एरर बाउंड्री को उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से एरर बाउंड्री गायब हो गई। आप इमेजिन करिए कि इसको हमने इरेज कर दिया, यहाँ से ये दोनों इरेज कर दिया और एरर बाउंड्री यहाँ पर आ गई है। तो अब जब इस पेज के अंदर एरर आ रहा है तो वो एरर यहाँ पर आके कैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आके कैच हो रहा है, तो ये पूरा चीज़ रिप्लेस हो जा रहा है
इस एरर से, ठीक है, ये एरर से रिप्लेस हो जा रहा है, तो इसके अंदर का लेआउट जो था, लेआउट भी रिप्लेस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो लेआउट था वो अंदर आ गया है, तो लेआउट भी अब रिप्लेस हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा से हमारा एरर पेज ये अंदर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि लेआउट के अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत ही सिंपल है। लेआउट के अंदर हम एरर को थ्रो करते हैं, ठीक है। हम इस एरर को थ्रो करने वाला कोड कट कर लेते हैं, या फिर हम पूरे टाइम हम केवल एक लाइन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम थ्रो करते हैं। मतलब ये हर एक केस में एरर थ्रो ही करेगा, ब्लॉग लेआउट। अब इधर अगर हम आएंगे तो ये लेआउट का जो एरर है ये तो हैंडल ही नहीं हो रहा है ना। ये लेआउट का कोड कभी भी सेम लेवल पर अगर एरर है, लेआउट और एरर ये दोनों सेम लेवल पर हैं, तो ये नहीं हैंडल हो सकता है, क्योंकि ये हायरार्की में ऊपर बैठता है लेआउट, एरर उसके अंदर है, ठीक है। तो जो एरर है वो उसके अंदर आने वाले एरर्स को कैच करता है। इसके बाहर एरर आ रहा है जो कि लेआउट है, ठीक है, लेआउट के अंदर एरर आ रहा है, तो हमें एरर बाउंड्री को ही बाहर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस एरर को ब्लॉक के अंदर अगर रख देंगे तो अब जो एरर है वो हैंडल हो जाएगा। ये देखो, ब्लॉक के अंदर जो भी एरर था, ये एरर अकर्ड, यहाँ पे ब्लॉग नहीं, कहाँ पर एरर था, हमारे लेआउट के अंदर, एरर अकर्ड ब्लॉग लेआउट, ये तो ये हैंडल हो रहा है प्रॉपर। हम कितनी भी बार ट्राई अगेन करेंगे ये एरर रहेगा ही, क्योंकि हमने पूरे केसेस में हम इसको थ्रो कर रहे हैं एरर को, ठीक है। यहाँ पर देखो, एरर अकर्ड इन ब्लॉग लेआउट। और प्रोडक्शन के कोड में हमें ये वाला बॉक्स नहीं दिखेगा रेड कलर का, ये केवल हमारे डेवलपमेंट मोड में दिखता है डिबगिंग के लिए, ठीक है। तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लेआउट के अंदर आ रही एरर्स को हैंडल करते हैं और नेस्टेड एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आईडी है उस पर जब एरर आए तो लेआउट का कोड जो हमारा है वो दिखता रहे, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थ्रो एरर को हटा देता हूँ और यहाँ पर एरर को थ्रो करवाता हूँ, ठीक है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि लेआउट के अंदर जो भी हमने लिखा है, जैसे कि लेआउट के अंदर हमने ये लेआउट बना के रखा है, दिस इज ब्लॉग आईडी पेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये एरर आने पर भी लेआउट का कोड दिखाना चाहते हैं, लेआउट का पूरा लेआउट दिखाना चाहते हैं, तो हमें इस फाइल को अंदर रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है, ताकि इसका एटलीस्ट इसका एरर, ये वाली एरर, इस पेज का एरर, ये वाली एरर डॉट जेएस फाइल कैच कर ले। और हम अगर लेआउट का एरर अलग से हैंडल करना चाहते हैं तो हम एक दूसरी एरर डॉट जेएस फाइल बना देंगे, एरर डॉट जेएस, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे, इसका नाम भी वही दे देते हैं, एरर, ठीक है, या ब्लॉग्स एरर बोल सकते हैं, कोई भी नाम बोल सकते हैं, और एरर इन ब्लॉग पेज ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अब दोनों फाइल्स, जैसे अगर इसके अंदर एरर आएगा तो ये वाला एरर हैंडल कर लेगा, और लेआउट के अंदर अगर एरर आया तो ये एरर हैंडल कर लेगा, ये वाला एरर फाइल, और उसके साथ साथ ये पेज वाला एरर भी ये एरर फाइल हैंडल कर लेगा। अब एक बार हम यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये रिएक्ट का इंपोर्ट है, इसको हटाना पड़ेगा, ये एरर देता है, ठीक है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, और क्या है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, हाँ, मतलब हमारा जो एरर फाइल है ये एक यूज़ क्लाइंट होना चाहिए, क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेट करते हैं एरर आने का, और ये एरर आ गई है यहाँ पे, दिस इज़ अ ब्लॉग आईडी पेज, ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये हमारी अब इनर एरर डॉट जेएस फाइल जो है वो इस एरर को हैंडल कर रही है, ठीक है। और कई बार ये सक्सेस जब होता है तभी हमें ये एरर जैसा दिखता है, ये हाइड्रेशन का एरर है, ये हाइड्रेशन का एरर है, और आधे से ज़्यादा हाइड्रेशन एरर्स जो होती हैं ये एक्सटेंशंस के कारण आती हैं, ये हमारा कोई ऐसा कोड का एरर नहीं है। अगर हम न्यू टैब में आके ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी तो ऐसे ही एरर है, ठीक है, इसको मैंने डार्क मोड में कर दिया, ये तो हमारा वो वाला एरर है जो जेन्युइन एरर है वो आ रहा है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं और जब ये प्रॉपर लोड होगा तो कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे देखो
या कोई भी एरर नहीं है। हाइड्रेशन की एरर वो एक्सटेंशन के कारण आती है हम जब नॉर्मली ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप जब भी हाइड्रेशन एरर आया आपको, तो आप पहले तो इनकॉग्निटो टैब में ओपन करके देखिए, ठीक है। तो सही है, ये हमारा इनर वाली फाइल जो है, ये इनर वाली फाइल इस एरर को हैंडल करेगी। और अगर हमारे लेआउट के अंदर कोई एरर आती है, एक बार हम फिर से एरर थ्रो करते हैं। लेआउट के अंदर जब एरर आएगी तो दिस इज़ जो ब्लॉग पेज आया था ना, वो हट जाएगा। दिस इज़ ब्लॉग आईडी पेज, देखो यहाँ पर दिस इज़ ब्लॉग आईडी पेज, ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगा जब हम यहाँ से एरर थ्रो करेंगे अपने लेआउट से, और ये वाली एरर फाइल जब हैंडल करेगी एरर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो रिप्लेस हो गया, हट गया। और यहाँ पर हम ट्राई अगेन और वो सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं, दोबारा से हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और केवल यहीं पे नहीं, अगर यहाँ पर भी कोई एरर आती है तो ये एरर जेएस फाइल हैंडल कर लेगी उसको। यहाँ पर भी हम एरर थ्रो करके देख सकते हैं। और लेआउट के अंदर एरर नहीं थ्रो करते हैं, और एरर जेएस के अंदर भी ये एरर जेएस नहीं, यहाँ पर भी एरर नहीं थ्रो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर जब भी एरर आएगी, ये देखो ये हमारा एरर फाइल हैंडल कर रहा है। तो अगर हमें हर एक इंडिविजुअल पेज के लिए एरर को नहीं हैंडल करना है, तो हम पेरेंट फोल्डर के अंदर एरर जेएस फाइल को क्रिएट कर देंगे और हमारी एरर हैंडल हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा लेआउट जेएस दिखता रहे, लेआउट जेएस का पूरा कोड दिखता रहे, तो हमें उस फाइल को, एरर फाइल को अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नेस्टेड राउट्स के एरर को हैंडल करते हैं, और कैसे हम लेआउट जेएस फाइल के अंदर अगर एरर आती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। और इसको समझने के लिए आपको ये हायरार्की समझनी पड़ेगी। तो सही है, अब यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा, वो ये है कि अगर कोई भी एरर हमारे होम पेज के अंदर आ जाती है, होम पेज के अंदर अगर आ जाएगी तो कैसे हैंडल करेंगे। अभी आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। होम पेज पर अगर एरर आएगी तो उसके लिए बस आपको यहाँ पर एक सबसे बाहर app.js के अंदर error.js क्रिएट कर देना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी error.js को बाहर ले आते हैं, app.js के अंदर रख देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रख दिया error.js। तो अब अगर होम के अंदर हम एरर को थ्रो करवाते हैं, एक काम करते हैं, एरर को थ्रो करने वाला जो कोड था वो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था, उधर से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। और होम पेज के अंदर मैं एरर थ्रो करता हूँ। यहाँ पर होम पेज के अंदर हम एरर को थ्रो कर देंगे, ठीक। अब अगर हम होम पेज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी ये देखो एरर आ रही है ब्लॉग पेज पे, मतलब ये ब्लॉग पेज ये दिख रहा है लेकिन ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज का एरर है। और एरर इन सर्वर, चलो ऐसा एरर ऑन सर्वर या सर्वर एरर, सर्वर एरर हम कर देते हैं। सर्वर, एक मिनट में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सर्वर साइड एरर, बस इतना लिख देते हैं हम यहाँ पे। सर्वर साइड एरर यहाँ पे हमें दिख रहा है, अभी कोई भी एरर नहीं आई है। और ये बार बार हाइड्रेशन का एरर यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए मैं इसको न्यू इनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेता हूँ और डार्क मोड कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर आ रहा है, सर्वर साइड एरर आ रहा है, और हमारा एरर जेएस फाइल हैंडल कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो जो प्रॉपरली रेंडर हो रहा है, तो कोई भी एरर इनकॉग्निटो टैब के अंदर नहीं दिख रहा है, हाइड्रेशन का एरर, ठीक है। तो सही है, ये वर्क कर रहा है। और ये कैसे करेंगे, अगर हमारे लेआउट फाइल के अंदर कोई एरर आ जाए जो कि रूट लेआउट है हमारा, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर करना, यहाँ से एरर कोई भी थ्रो करवाना, और देखना कि कैसे हम रूट लेआउट के अंदर की एरर को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे हम ग्लोबल लेवल पर एरर को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो ये एरर जेएस फाइल है ये रूट लेआउट के अंदर ही रहेगी, ये इस लेआउट के अंदर के एरर को नहीं कैच कर सकती। हमने लेआउट का हायरार्की देखा है, मतलब लेआउट का एरर का सबका हायरार्की देखा है। लेआउट जो है ये एरर से ऊपर सिट करता है, ऊपर बैठता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कैसे हम रूट लेआउट के एरर्स को हैंडल कर सकते हैं।